तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर लेके आ चुके हैं क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, कब कहाँ और कैसे। पार्ट 1 बता चुके थे, पार्ट 2 भी बता चुके थे, और आज लाए हैं पार्ट 3। पार्ट 3 आप लोग को बोले थे, पार्ट 2 में आप लोग को बताए थे कि मानव जाति के बारे में बता दिए थे। उसके बाद पार्ट 1 में बताए थे कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, उसके बारे में कुछ जानकारी दिए थे। और आज हम लेके आ चुके हैं, आज पूरा क्लास चैप्टर पूरा आज एंड कर देंगे। आज लास्ट प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के इतिहास को जानने के लिए हमें एक भारत का पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगा, तभी हम भारत के बारे में जान पाएंगे। इसके लिए भूगोलिक पृष्ठभूमि तैयार किया गया। क्या चीज तैयार किया गया है? भूगोलिक पृष्ठभूमि। लिखा हुआ है कि प्राचीन काल से लेकर के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले उसकी भूगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भारत के प्राचीन काल से लेकर कर अभी तक के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले उसकी भूगोलिक रूपरेखा तैयार करनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। लिखा हुआ कि भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो अब 4 भाग कौन कौन सा है? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश मतलब भारत के उत्तर भाग, उसे ऊपर अब उसे उत्तर, भारत के ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर भाग जिसे कश्मीर है। पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगल से प्रारंभ होकर के हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इसमें कश्मीर, हम बोले थे कि उत्तर मतलब ऊपर में, भारत के ऊपर में क्या है? कश्मीर है, कागार है, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भाग में बांटा गया है। इसका पहला है क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अगर इस तरीका से बोले तो बोले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में कश्मीर का नाम अगर ले लीजिएगा तो ठीक है। उसके बाद दूसरा बात बोलता है उत्तर का मैदान। उसके बाद किसका मैदान? उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि के अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर का जो भूमि है, उत्तर का मैदान भाग, वो अपना जो है उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियां आती है। इसमें क्या है? सिंधु, गंगा, यमुना। गंगा जो है बिहार से होकर गुजरता है, बिहार भी क्या है? उत्तर में भारत के। गंगा, यमुना की और सहायक नदियों की सिंचाई होती है। इसी नदी से उत्तर का मैदान जहाँ भूमि उपजाऊ होती है उसकी सिंचाई जो होती है वो इसी नदी से होती है। कौन कौन नदी? सिंधु, गंगा, यमुना और की सहायक नदियां से होती है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। पूरे देश का, भारत देश का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो है वह उत्तर का मैदान है। याद रखिएगा कि पूरे देश का जो है लिख देते हैं, भारत देश का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि तो कौन सा हो जाएगा बाबू इसका? तो इसका हो जाएगा उत्तर का मैदान भाग। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी है। अब बात करते हैं हम तीसरा, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर के नर्मदा और तप्ती नदी बहती है। उत्तर का नर्मदा और तप्ती नदी जो यहीं से चालू होती है। उत्तर की नदी है नर्मदा और तप्ती, वो नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ी है। दक्षिण के पठार में कौन कौन से भाग है? विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ी है जो उत्तर भारत के दक्षिण भारत से पृथक करती है, मतलब जोड़ती है। उत्तर भारत को लेकर के और दक्षिण भारत क्या करती है? जोड़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि पठार उत्तर में नर्मदा, उत्तर से नर्मदा नदी जो है चालू होती है। नर्मदा और तप्ती नदी जो बहती हुई दक्षिण में आती है, जो बहती हुई कहाँ आती है? भारत के दक्षिणी भाग में आती है। इसे यहाँ पर लिखा हुआ। और इसमें कौन कौन से भाग शामिल है? तो विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां शामिल है जो भारत को दक्षिण भारत के पृथक से जोड़ती है, मतलब दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। तीसरी बात करते हैं सुंदर दक्षिण का मैदान जो गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। सुंदर दक्षिण में क्या हो गया? सुंदर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। और आप लोग का हम शॉर्ट में बता देते हैं, याद रखिएगा। भूगोलिक पृष्ठभूमि को के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। जो बात बोलते हैं उसको याद रखना है। भूगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 4 भागों में। पहला भाग कौन सा हुआ? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कितना याद रखना है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब जो है, अब अगर ज्यादा पढ़ रहे हैं आपको तो याद रखना, जंगल तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक जाता है, फैला हुआ। इसमें अगर पूछ देगा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कौन आता है? कश्मीर आता है, कांधार आता है, कुमायूं आता है।
दूसरी बात क्या करना है, उत्तर का मैदान। किसका मैदान? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान जो है ये अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर का मैदान अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसको और इसमें क्या याद रखना है, और कि उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की कृषि जो होती है उसका सिंचाई कौन सी नदी करती है, तो गंगा करती है, सिंधु करती है, यमुना नदी इसकी सिंचाई करती है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। और कोई पूछ दे कि भारत देश का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सा है, तो उत्तर का मैदान। बात करते हैं दक्षिण का पट्टा। उत्तर दक्षिण है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, उत्तर और दक्षिण है। एक हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, एक हो गया उत्तर का मैदान, एक हो गया दक्षिण का पठार, और एक हो गया सुंदर दक्षिण के मैदान। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर से नर्मदा, उत्तर का नर्मदा नदी और तप्ती नदी, इस भाग को विंध्य नदी बहती है। उत्तर का जो नर्मदा और तप्ती नदी जो है वो क्या करती है, दक्षिण के भाग में बहती है। यह जो है जो उत्तर भाग को दक्षिणी भाग से पृथक करती है, मतलब जोड़ती है। पृथक बोले क्या, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। दोनों भाग क्या करती है, जोड़ती है। उत्तर भाग और दक्षिणी भाग को जोड़ती है। सुंदर दक्षिण के भाग, सुंदर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। पश्चिमी और मध्य एशिया से भारत को अलग करता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला। समझे, पर्वत श्रृंखला जो अलग करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरागढ़ जैसा स्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहरागढ़। भारत के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, भारत के महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में ही, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरागढ़ जैसा स्थान है। मेहरागढ़ आपके उसमें है कि मेहरागढ़ जैसा स्थान है। यह 6000 ईसा पूर्व लोग पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया था। इसी स्थान पर जो है 6000 ईसा पूर्व लोग पहले गेहूं और जौ जैसे फसल का उपजाना आरंभ किया था, मतलब शुरू किया था। और वहीं पे भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। अगला बोल रहा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ही भारत के उत्तरी पश्चिमी, भारत के उत्तरी पश्चिम बोले तो कहा कि भारत ऐसे है, भारत है तो भारत के ऊपर, उससे ऊपर और उससे उत्तर, भारत के उत्तरी और साइड में था ना, बिहार साइड में, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, गंगा, सिंधु गंगा नदी जो है बहती है। सिंधु और गंगा के, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां क्या करती है, बहती है। यह नदी आगे चल करके एक बड़ी नदी से मिल जाती है। यह नदी आगे चल क्या होती है, एक बड़ी नदी से मिल जाती है। और लगभग 2500 ईसा पूर्व साल पहले, 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु गंगा नदी के किनारे ही नगरीय सभ्यता का हुआ था, विकास हुआ था। कब हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व पहले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। अब बात करते हैं उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जनजातीय, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में, उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जनजातीय, मिसमी, नागा पहाड़ियां हैं। ये सब याद रखने का बात है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच जो है वो विंध्य पर्वत जो क्या है, विभाजक रेखा है। अब विंध्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विंध्य के दक्षिणी में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। क्या बोल रहा है कि विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर, विंध्य के दक्षिण में कौन सा स्थल है, ब्रह्मगिरी स्थल पर लोगों ने 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। अगला बोला कि विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित कोलडीहा एवं चंपोनमाडी जैसे स्थान है जहां सबसे पहले चावल, धान उगाया जाता था। विंध्य पहाड़िया के उत्तर में स्थित कोलडीहा और चंपानी ऐसा स्थान है जहां सबसे पहले धान या चावल बोले तो उगाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदियां गंगा के, उत्तर भारत में बहने वाली नदियां गंगा के दक्षिणी क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। उत्तर भाग, भारत के उत्तर भाग में जो नदी बहती है गंगा नदी, उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और अब अगला आप बताएंगे नाम, देश के नाम, भारत देश का नाम कैसे पड़ा, अब वो हम पॉइंट बता देंगे। तो जाते अब इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करेंगे देश के नाम। देश का नाम हिंदुस्तान, इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो लिखा हुआ है देश का नाम, तो इंडिया शब्द
इंडस से निकाला जाता है। इंडिया शब्द जो है किससे निकला? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में इंडस शब्द जो है, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला, और इंडस को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। सिंधु की जो है ईरानियों और यूनानियों, उत्तर पश्चिमी से आने वाले व्यापारी जो थे वो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु का कहा, हिंदोस और इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। ईरानियों और यूनानियों का किया, जब सिंधु के तट पर पहुंचा तो सिंधु को क्या कहा? उसका सिंधु नदी का नाम रखा हिंदोस और इंडोस कहा। और उसी के सिंधु के पूर्व में स्थित जो सूखी हुई भूमि थी उसका नाम क्या बोला? इंडिया बोला। अगला बात है, फारसी में यही सब हिंदी है। फारसी में इसी सब क्या बोलते हैं? हिंदी। वहीं से क्या निकला? हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यताओं के अनुसार देश का नाम जो भारत जो है वो भरत नामक जनजाति था, भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा। भारत का नाम जो है भारत, वो एक जो है भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा। तो यह जो है भरत मानव समूह जो है यह उत्तर पश्चिम में रहते थे। किस क्षेत्र में रहते थे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और इसका उल्लेख जो है हिंदुस्तान का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में लगभग 1500 ईसा पूर्व मिलता है। जाके अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसमें मिलेगा। तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए और क्लास 6 का दूसरा चैप्टर समाप्त होता हुआ आज एंड क्लास था। और अब हम 7वीं का क्लास लेके आने वाले हैं। 7वीं का हमारी दुनिया का कला। अब वो भी आपके सामने लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।